ओके हाँ चलो, n का वैल्यू तो 128 ही है, ठीक है। तो आप कंक्लूड कर दो, यहाँ पे टोटल 3 डिजिट नंबर्स 128 है जो 7 से डिविजिबल जाता है, ठीक है, ऐसे कंक्लूड कर दो। देयरफॉर द नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers which is divisible by 7 is 128, ठीक है। तो इस तरह से कंक्लूड कर दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। 14 भी सेम है, नंबर 14 भी सेम है। देखो 14 में क्या बोला गया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें इस बार रेंज दिया 10 से लेकर 250। पिछले बार हमारे पास रेंज था सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स, मतलब 100 से लेकर 999 तक। इस बार हमारा रेंज है 10 से लेकर 250, और हमें इसके बीच में ढूंढना है 4 के मल्टीपल्स। तो हम देखते हैं एक बार 4 के मल्टीपल्स। तो 10 से 250, 10 से लेकर 250, तो सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा है बताओ। 10 से अगर आएंगे, 10 तो 4 से डिवाइड नहीं जाता, 11 भी नहीं जाता, कौन 12 है ना। और उसके बाद 13 भी नहीं जाता, 13 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, अगला है 16। इसका मतलब कितना गैप है इसमें और इसमें, 4 का, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं। पिछले बार हमने 7 का ढूंढा था, तो उनमें 7 का डिफरेंस था। जिसका भी मल्टीपल ढूंढोगे ना, उतना ही गैप रहता है उनमें, ठीक है। मतलब उतने नंबर्स बाद बाद वो रिपीट होते रहते हैं हमेशा। 5 का मल्टीपल देखोगे आप, 5 के बाद बाद वो रिपीट होते रहेंगे। 6 का टेबल आप देखोगे तो 6 नंबर्स बाद बाद वो रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 के मल्टीपल्स 4 नंबर बाद बाद मिलते रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 12 मिलेगा, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट नंबर कैसे पता लगाओगे, देखो आपको लास्ट नंबर यहाँ 250 दिया है, ये रेंज है, बट लास्ट नंबर 254 से डिवाइड जाएगा वो जरूरी नहीं है। तो आप जैसे 999 से आपने लास्ट 7 का मल्टीपल ढूंढा, वैसे 250 से भी ढूंढ सकते हो। 250 को आप 4 से डिवाइड करो, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो 250 से माइनस कर देना। तो 4 6 24, यहाँ 10 आ रहा है, फिर 2 8, तो 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर मिल गया। आप 250 से उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, 248, ये निकल गया 4 का लास्ट मल्टीपल। तो 248 ये हो गया लास्ट मल्टीपल। तो ये एपी तैयार हो गया। अब सवाल पूछा कितने सारे मल्टीपल्स, कितने सारे, हाउ मैनी, मतलब एन निकालो अभी। तो एन कैसे निकालेंगे, इस एपी में जो लास्ट नंबर है हम उसका एन पता लगा लेते हैं, उससे पता लग जाएगा यहाँ कितने सारे मल्टीपल्स है, ठीक है। तो आप ऐसे ले लो, पहले तो मेंशन कर दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। तो हियर ए इज 12, कॉमन डिफरेंस इज +4 क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और उसके बाद हमें पता लगाना है यहाँ पे कितने सारे 4 के मल्टीपल्स है इस रेंज के अंदर। तो इसके लिए हम लास्ट नंबर को ए एन ले लेंगे। लेट ए एन इज 248। ए एन को फॉर्मुलेट करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और चलो सॉल्व करके बताओ यहां पे n कितना निकलेगा। चलो स्टार्ट करो और मुझे बताओ सॉल्व करके कितने आएंगे। ओके चेक करते हैं 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा। a का वैल्यू 12, d का वैल्यू 4, माइनस करने पर n माइनस 1 इंटू 4 इज 236, सही है ना। 236 को अगर हम डिवाइड करें 4 से, 236 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें मिलेगा 59, हाँ सही है 60। एन का वैल्यू आ रहा है 60, है ना, क्योंकि -1 उधर जाएगा ना 59 से ऐड होने के लिए, तो 60। तो यहाँ टोटल 60 टर्म्स हैं जो 4 से डिवाइड जाते हैं इस रेंज के अंदर। रेंज क्या था हमारा, 10 से लेकर 250, ये हमारा रेंज था। इस रेंज के अंदर
4 के टोटल 60 मल्टीपल्स है, ठीक है। तो लिख दो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, कंक्लूड कर दो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या बोले, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दीज टू AP आर सेम। मतलब इन दोनों AP में कोई दो टर्म सेम है और वो दोनों टर्म का सीरियल नंबर सेम है। बोले इन दोनों AP में जो nth टर्म है दोनों का वो सेम है, तो फिर वो n कितना है, ठीक है। मतलब दोनों का an, फर्स्ट वाले AP का an, अब ऐसे बोल सकते हो, एक मिनट, हाँ, अब ऐसे बोल सकते हो दोनों AP का, जैसे फर्स्ट वाले AP के nth टर्म को मैं an ले लेता हूं, दूसरे वाले AP का nth टर्म को an ले लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो nth टर्म है इन दोनों AP का, दोनों AP का जो nth टर्म है वो इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो फिर n कितना है, ये सवाल, ये तो बहुत इजी है। आपको बस क्या करना है, इनमें फॉर्मूले डालकर उसके मतलब AB के अकॉर्डिंगली A और D के वैल्यू डाल देने हैं, और डाल के फिर आपको जब सॉल्व करोगे उससे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो एक बार हम दोनों AP को कॉपी करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये 15 है, 15। हाँ। तो जो फर्स्ट AP है उसे नोट करते हैं, 63 65, ऐसे ही है ना, 2 का डिफरेंस है, हाँ सही है, 67 एंड सो ऑन। सेकेंड AP, सेकेंड AP क्या है, सेकेंड AP 3 10 17, ओके ऐसे। अच्छा अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो nth टर्म है दोनों AP का वो सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो, लेट द nth टर्म of both the APs be AN and AN, ऐसे लिख लो आप, ठीक है। तो दोनों को कैपिटल एन स्मॉल an मेंशन कर दो। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों nth टर्म सेम है नहीं, मैं एक बार आपको फिर से चेक करा देता हूं, देखो लिखा है nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, दोनों AP का nth टर्म इक्वल है, तो फिर n का वैल्यू कितना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। अब इसको पहले हम फॉर्मूले में डालते हैं, ठीक है। यहां पर हम इसको डालते हैं, क्या हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब कैपिटल डी क्यों ले रहे हैं, देखो दोनों AP का जो है ना डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है, दोनों AP का डिफरेंस अलग है। आप हो सके यहां पे ना थोड़ा सा यहां मेंशन कर दो, फ्रॉम फर्स्ट AP capital A is 63 and common difference is +2, and from second AP स्मॉल a is 3, मतलब फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो कॉमन डिफरेंस को मैं स्मॉल लेटर, ओहो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम, d का वैल्यू अलग है दोनों जगह, तो इसलिए इस फर्स्ट वाले AP में d का अल्फाबेट अलग कर दो। वैल्यू सेम होता तो हम सेम रखते, लेकिन अभी मेरे पास d का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो मैं यहां पे कर दूंगा इसे यहां पे कर दो कैपिटल D। फर्स्ट AP का जो कॉमन डिफरेंस उसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड वाले AP का जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है 3, फिर 10, फिर 17, मतलब यहाँ 7 का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से हमने अल्फाबेट्स इनके लिए अलग अलग कर लिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, जैसे nth टर्म, मतलब ये nth टर्म फर्स्ट AP का है, इसलिए इसमें फर्स्ट टर्म कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस में कैपिटल D रखो, और ये जो nth टर्म है वो सेकंड AP में से है, इसलिए इसको जब आप फॉर्मूले में डालोगे
तो इसको फर्स्ट टर्म स्मॉल लेटर ए, फिर n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, उसमें स्मॉल लेटर डी। ठीक है, अल्फाबेट्स का भी ध्यान रखना होता है। अब आप वैल्यू डाल दो। फर्स्ट टर्म हो गया 63, कॉमन डिफरेंस है 2, यहां पे फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस है 7। ठीक है, चलो अब इसे आप लोग सिंप्लीफाई करो और बताओ कितने आ रहे हैं। n का वैल्यू 13 आ रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, चलो एक बार सॉल्व करते हैं। 3 को मैं लेफ्ट साइड में लेता हूं, 63 से माइनस कर देता हूं, बन जाएगा 60। 2 को हम n-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n-2, यहां 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7n-7। ठीक है, तो 60 - 2 हो गया 58। हाँ, और ये -7 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, +7, 7n इधर, 2n को मैं राइट साइड ले जाता हूं, -2n। तो इधर हो गए कितने, 65, और इधर हो गए माइनस करने पर 5n। हाँ, n का वैल्यू तो 13 निकल रहा, सही है। ठीक है, ये आउटकम आ रहा है। इसका मतलब इस एपी में जो n का वैल्यू, यही पूछा हमसे, व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ द एपी इक्वल, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 13, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 13। खत्म, ऐसे कंक्लूड कर दो। ठीक है, एक लास्ट सम देख लेते हैं। 16, देखो इसमें क्या लिखा है, डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बनाने बोला है, और एपी बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो पहला टर्म क्या है, एंड दूसरा कॉमन डिफरेंस कितना है। बस ये दो चीज अगर आपको मिल गया ना तो एपी बन जाएगा। अब ये दो चीजें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप दो चीजें निकालना चाहते हो तो आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, और उस दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहां पर ये दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो। तो देखो यहां पे आपको लिखा है थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म इज 16, इससे आप पहला इक्वेशन बना लो। a3 को आप क्या लिख सकते हो, a+2d लिख सकते हो, इक्वल्स टू 16, है ना, ये आपका पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, ऐसा स्टेटमेंट आपको यहां मिला था, आज ही मिला था। कौन सा सम, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप यहाँ पे, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, उसके लिए मैंने ये इक्वेशन बनाया था। 17th टर्म अगर एक्सीड कर रहा है मतलब वो बड़ा है 10th टर्म से, तो 17th टर्म माइनस 10th टर्म इज 7। वैसे ही यहां करते हैं, यहां 7th टर्म बड़ा है, 7th टर्म एक्सीड्स, देखो 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म, मतलब 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब ये इनसे हम इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको करते हैं। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हियर, third term is 16 and seventh term minus fifth term is 12, यही है ना। थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, हाँ यही इंफॉर्मेशन है। चलो इसको अभी फॉर्मूले में डालते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, a+2d इक्वल 16, ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। एंड यहां पे सेवेंथ टर्म को लिखेंगे a+6d ब्रैकेट में, और फिफ्थ टर्म को लिखेंगे a+4d ब्रैकेट में, और फिर आप इसे सॉल्व करते जाओ। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो और इसे अभी सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो इसका, वाह, ब्रैकेट ओपन करने पर तो a कट गया, तो बचा क्या, 6d माइनस 4d, 2d इज 12, तो d का वैल्यू 6। अब d का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, अभी सिंस a+2d इज 16, इसमें आप d का वैल्यू डाल दो, a+2 इंटू 6 इज 16, तो 12 हो रहा है, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12,
तो मिल रहा है 4, ए का वैल्यू मिल गया 4, ए इज 4। अब ए का वैल्यू मिल गया, डी मिल गया, अब हम एपी बना सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म कितना होगा बताओ, अगर कॉमन डिफरेंस 6 है, 6 मतलब +6, 10 10, फिर नेक्स्ट 16 उसके 20 बाद 16 के बाद 22 22 28 22, ओके हाँ, तो ये एपी बन गया। ठीक है, इस तरह से एपी बनाना है। चलो क्लियर हो गया। 16 अभी 4 क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, तो आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट क्लास करते हैं बाकी। एक बार अटेंडेंस ले लूँ।